Hello, ladies and gentlemen. This is Fairy, and today we are going to start question number 1, 2, 3 from review exercise chapter 2 of Walpole. Okay, class. First, we have to discuss the question that what our question says. Then we can apply our question on the on. We will apply it on formula and we can get the answer, right? Okay जी, सबसे पहले is written in your question that is the probabilities are A, B, C respectively. probabilities आपको given है और साथ में बताया हुआ है the probability of cost overruns for fair are 0.05, 0.03 and 0.15. तो कि कोई फॉर्म है, ठीक है जी, इस फॉर्म की जो है वो तीनों प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है ए बी सी और उसका ओवरकम भी गिवन है। ओवर रन मतलब ये कि उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है। तो जैसा कि आपको ये बुक के अंदर नज़र आ रहा है, आपके पेज पर मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख दिया और साथ में मैंने लिख दिया कि लेट ओ इज़ द ओवर रन कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ भी आपको बुक में गिवन है, ए ओ ओवर बी एंड ओ ओवर सी, इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसल्टिंग फर्म इन्वॉल्व इन कंपनी सी। अब आपने कंपनी सी का जो है वो आपने जो है ओवरकम वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप बाइस रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से यू कैन सी मैंने क्या किया है, बायस रूल अप्लाई किया है किस पर, सी के ऊपर। तो ये बन जाएगा सी डिवाइड्स ए, सी कंडीशन विद ए, तो सॉरी ओ। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई थी, राइट, आपके पास ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे कंडीशनल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ है। आपने क्या किया, आपने ए कंडीशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपने बी वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सी वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और उसके बाद इनको ऐड कर लिया। और ऊपर आपको सी की चाहिए वैल्यू, तो आपने जस्ट सी वाली वैल्यू ले लेनी है, पी ऑफ सी, और आगे उसकी कंडीशन, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल 0.5515, राइट। इसी तरह से पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स एट कंपनी ए। अब आपने कंपनी ए के एम्प्लॉयर्स के बारे में बताना है, तो कंपनी ए का कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली वैल्यूज़ गिवन है, आपने बाइस रूल जो है वो ए पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बाइस रूल हम ए पे कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास ऊपर ए आ जाएगा, नीचे वही की वही वैल्यू रहेगी जो कि ऊपर आपके पास थी। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सम करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0.068, तो यहाँ पे भी वैल्यू का सम 0.068 ही था। तो चाहे तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख लें, चाहे तो आप दोबारा से वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना चाहें तो वो कर लें। ऊपर आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी कंडीशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.02 डिवाइडेड बाय इसके होल सम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सम या प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल वैल्यूज़, दैट इज़ इक्वल टू 0.068 एंड इसको डिवाइड करेंगे दैन यू विल गेट द आंसर 0.294 एंड हेयर इट completes your first question of today's task. Okay, let's move to our next question, that is 1 to 4. So in this question what is written over there, there are 3 different temperatures for different cooking oil, time of the cooking oil, right, and 3 different cooking oils. ठीक है, remember it that here we are talking about cooking oils and here we are talking about cooking oil time, right? So you have to think about these 3 things. ठीक है, firstly temperature, then cooking oil time, and then cooking oil. So here I have written that N1 is equal to 3 temperature, N2 is equal to cooking oil time, that is 4, and N3 is equal to 3, which means cooking oil, right? Now we will see in question that what our question demands. In part A there is written what is the total number of combination to be
studied. Okay, now you have to calculate the total number of combinations. So here I have written total number of combination is equal to 3 multiply 4 multiply 3. As you know that when we deal with combination or different values, then what we will do, that is n1 multiply n2 multiply by n3. तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग n1 multiply n2 multiply n3, and you will get the answer 36 ways. So you have 36 ways to solve any combination. Okay ji, I'm going to study the part B. How many combination will be used for each type of oil? Now see, the temperature will remain same. Temperature is 3, it will remain same 3, right? Time of oil is 4, it will remain 4. Each type of oil used. Now they have asked that each type, one type of oil. So here if we will multiply by 1, and that is equal to 12 ways. So here it completes the task of B part. Now coming up to next, there is written that part C. In part C, what you have to do, discuss why permutation are not an issue in this exercise. Now in part C, he has given us a task that we have calculated in part A, and part B we have calculated the combinations. Why don't we go through the permutation? हमने permutations को क्यों नहीं check and balance किया? Why? Because order of the above mentioned n1 n2 are not important. वो कहता है कि ऑर्डर इनका इम्पोर्टेंट नहीं है कि वैल्यूज़ डिफरेंट हैं या सेम हैं, बल्कि इनके हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, राइट? आपको पता है जब हमने परमुटेशन और कम्बिनेशन का डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो परमुटेशन है वो जो है उसमें अरेंजमेंट रिपीट की जा सकती है, लेकिन कम्बिनेशन के अंदर रिपीट नहीं की जा सकती है. सो दैट्स वाई वी विल राइट सिंपली that because order of above mentioned n1 n2 are not important. इनका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम है या नहीं है या अरेंजमेंट क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है. दैट्स वाई हम इस परमुटेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं. इज़ इट ओके? आई होप आप लोगों को समझ आ गया है. अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 to 5. आप इसका रेफरेंस दिया हुआ है. मैंने आपको वॉलपुल की बुक में जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि इस बुक का जो एक कॉमन पॉइंट है वो ये है, इसको मैं एडवांटेज भी नहीं कह सकती, इसको मैं कॉमन पॉइंट ये है कि जब आपके पास एक सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के बाद जब आप नया फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं तो इस बुक में क्या कहा जाता है कि आपको क्वेश्चन का रेफरेंस दिया जाता है कि आप डाटा पिछले क्वेश्चन का यूज़ करें और इस क्वेश्चन में कोई और चीज़ मालूम करें. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है इसमें रेफरेंस दिया है 2 4 का, यानी जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया है उसका रेफरेंस दिया हुआ है. तो जिसमें वेज आपने परमुटेशन का पूछा था कि परमुटेशन क्यों फाइंड आउट नहीं किया, कम्बिनेशन फाइंड आउट किया, राइट? तो इसमें वो वाला रेफरेंस कहता है डाटा वही लो. और पूछा क्या है जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन सेट ऑफ 2 रन्स इन चूजन. कहता है जी कि टोटल कम्बिनेशन में से 2 रन जो हैं वो चूज़ करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है. तो अगर आप अपनी थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देखें तो 1 to 4 का जो पार्ट ए है उसमें आपने 36 वेज आंसर निकाले थे. तो इसका मतलब टोटल वेज कितने हैं? 36 हैं. तो चूज़ कितने करने हैं आपने? 2 करने हैं. तो आप 36 वो करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा. लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर. आपको स्टेटमेंट में गिवन है कैन ट्राई ओनली 2 कैन ट्राई ओनली 2 कम्बिनेशन. तो 2 कम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर सकता है. उसी के साथ मैंने इसको सॉल्व किया है. ठीक है. तो अब मैंने जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय मैं 360 करूँगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अब 1 डिवाइडेड मैंने क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास एक ही चांस है इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो लिहाजा मैं पहले 36 कम्बिनेशन 2 किया, 2 सिलेक्टेड है मेरे पास और 36 टोटल है. और फिर जो आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड करूँगी क्योंकि मुझे 1 टाइम प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो दैट विल गिव यू आंसर
0.006. Here completes its first part, right? ओके चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। और जब हम इसके पार्ट बी की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 36 है, जिसमें से हमने 2 सेलेक्ट किया था, वो मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख लिया है। और मेरे पास जो है 1 जो है 2 सिलेक्शन करनी है। एक मैं सिलेक्शन करूँगी 12 में से और दूसरी सिलेक्शन करूँगी बाकी 24 में से। अब मैंने ये क्यों किया है जी, हमसे उन्होंने कहा है कि 1 to 4 का रेफरेंस यूज़ करें। तो 1 to 4 के बी पार्ट में जब हम एक कोयल के लिए फाइंड करते हैं तो उसका आंसर आता है 12। इसका मतलब है एक कोयल के लिए 12 आपके पास आंसर आ रहा है, तो 12 में से एक आपने मस्टली सेलेक्ट करना ही करना है, राइट। बाकी एक जो है वो अदर 24 में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सो यू कैन प्लस 12 और 24 को प्लस करो तो 36 आता है, 1 और 1 को प्लस करो तो 2 आता है। इसका मतलब आपने ठीक किया है। ऊपर कम्बिनेशन आप अलहदा ले लें, नीचे कम्बिनेशन आप अलहदा ले लें और आंसर आप निकाल लें 0.4571। दैट इज़ योर आंसर, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे पास बुक है, मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। और जब ABC पार्ट भी करवाती हूँ तो स्टेटमेंट्स बुक से पढ़ती हूँ। तो जब आप मेरे ट्यूटोरियल सुने तो काइंडली प्लीज़ आप जब एक क्वेश्चन सुनते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को देख ज़रूर लिया करें, पढ़ा ना करें, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन एक दफ़ा देख लिया करें, राइट। थैंक यू। ओके जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 126। अब इसमें क्या है जी, ओवर 60 कैंसर एंड टेस्ट गिव्स अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। ओके जी, सी वो लोग हैं जिनको जो 60 से ज़्यादा हैं वीमेन जिनको कैंसर जो है और पी वो लोग हैं जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया, जो यानी कि जिनको कैंसर नहीं है। तो इसकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर पेशेंट आपको गिवन है, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर पेशेंट जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया और उनको कैंसर पेशेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। और जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है और जिनको कैंसर फिर भी नहीं है तो ये उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको गिवन है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, राइट। तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर से ये वैल्यूज़ बआसानी देख सकते हैं। सिंपल डिफरेंस ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वैल्यूज़ जो गिवन है तो वो परसेंटेज में गिवन है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है, राइट। 7% गिवन है तो आपने 7 डिवाइडेड बाय 100 किया। अब यहाँ पर आपको गिवन है 10%, तो आपने उसको डिवाइड किया 100 पे, ये नथिंग इज़ देयर, ओके, इट इज़ 0.1, राइट। सो यहाँ पे 5% आपको गिवन है, तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो यू विल गेट द आंसर 0.05। अब मैंने वो पेशेंट्स निकालने हैं जिनको कैंसर है और जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है जी। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया और जो कैंसर पेशेंट है उनकी कंडीशन को ऊपर रखूँगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को ऊपर रखूँगी, बाकी दोनों वैल्यूज़ को और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को माइनस कर दूँगी। तो ये यहाँ पे देखो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सी है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगी, यहाँ पे सी डैश है तो फिर मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सी डैश आएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास हर चीज़ की वैल्यू गिवन है लेकिन इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। क्यों नहीं है जी? क्योंकि हमारे पास अगर वैल्यू पी ऑफ सी की गिवन है तो मैं 1 माइनस 0.07 करूँगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मेरे पास इन दोनों की भी वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो यहाँ से मैं पी वाली वैल्यू देख लूँगी कौन सी है, ये वाली है पी सी डैश वाली, तो इस वैल्यू में से मैं माइनस कर दूँगी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो आई विल गेट द आंसर 00786, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना यहाँ पे ये चाहती हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आपके पास यहाँ पर पी डैश और सी डैश है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये तो पता है कि आपने 1 में से माइनस करना है, लेकिन किसको करना है? ये पी डैश भी तो है और ये सी डैश भी तो है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास होती है ना, आपने उसको देखना होता है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे सी डैश है सेकंड वैल्यू में, तो आपने यहाँ से भी सी डैश वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है।
और यहाँ पे p हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस p आ जाएगा, राइट। दैट्स वाई आई हैव रिटन 1 माइनस 0.05। आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। ओके जी, अब हम बात करते हैं 1 to 7 के पार्ट बी की। अब पहले उसने निकाला था कि आप ए जो कंपोनेंट है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी बताएं, तो हमने बाइस रूल अप्लाई किया था। अब वो कह रहा है बी कंपोनेंट की जो है वो आप टोटल प्रोबेबिलिटी बताएं, तो फिर मैं बाइस रूल ही अप्लाई करूँगी। ऊपर मैंने दोनों बाइस की कंडीशन और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली और नीचे होल सम लिख लिया। होल सम आपने पहले कैलकुलेट किया होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखो और डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है। और अगर नहीं करना तो ऐसे मेरी तरह से पूरा सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक दफ़ा लिख के बता दूँ, आप इंस्टेड ऑफ ये पूरी वैल्यू आप जस्ट राइट करो पी ऑफ डी और यहाँ पे पी ऑफ डी की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको इस तरह से ओपन करके भी कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर 0.2841। अब थर्ड वाले पार्ट में उसने कहा है कि कंपोनेंट ऑफ सी की भी आप प्रोबेबिलिटी निकालें, बायस रूल अप्लाई करें। अब प्रोडक्ट आपको पता है कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मैं टोटल सम में से ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सी कंपोनेंट बच जाएगा। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लाइक ये जैसे कि मैंने पार्ट नंबर बी में किया है, ये बी की कंडीशन और बी की प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो आप यहाँ पे सी की कंडीशन और सी की प्रोबेबिलिटी लिखें और नीचे यही वाली वैल्यू लिख लें, तो आपके पास यही आंसर आएगा, जो कि आंसर यहाँ पे लिखा है 0.0847। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ए और बी को पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर लिया। फिर मैंने कहा कि जो टोटल सम है वो होता है 1 के इक्वल, तो क्यों ना 1 के अंदर से ए और बी की दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली जाएँ, तो जो बचेगा वो सी की वैल्यू ही होगी, सी कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो लिहाजा यही काम मैंने यहाँ पे किया। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, यू विल गेट द आंसर 0.0847। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चेक करना चाहो कि आपके आंसर्स ठीक है तो ए बी सी तीनों आंसर्स को प्लस कर लो तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन केसेस में होगा जिनमें आपको कंपोनेंट्स गिवन है, जिनमें आपने बाइस रूल अप्लाई करना है, जिसमें आपने कोई भी थ्योरम इस तरह से अप्लाई करना है कि आप एक ही चीज़ तीनों फंक्शंस पे कर रहे हो या चारों पे फंक्शंस पे कर रहे हो। अगर आपको ए बी सी में डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं तो उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, रिमेंबर इट, राइट। सो हेयर यू कैन ऐड इट ब्रैकेट। Here it completes 27. See, let's move to our next question, that is 1 to 7 question. Here non-defected components are given is equal to 0.6 और वन डिफेक्टेड कंपोनेंट है जो वो 0.3 के इक्वल है और टू डिफेक्टेड कंपोनेंट्स जो हैं वो 0.1 के इक्वल हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ मुझे गिवन है नॉन डिफेक्ट की, वन डिफेक्टिव की और टू डिफेक्टिव की। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे इसकी कंडीशन निकालनी है। अब डिफेक्टेड को मैं डी से डिनोट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसीडर नॉन डिफेक्टेड कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड एज डी। तो इसका मतलब है मुझे डी कंडीशन ए निकालना है, डी कंडीशन बी निकालना है और डी कंडीशन सी निकालना है। ये तीनों वैल्यूज़ मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब ये कंडीशन की वैल्यूज़ कैसे मैं निकालूँगी, देखते हैं इसको। ओके जी, ये मेरे पास कंडीशंस गिवन है। अब देखें 20 के अंदर से मैंने 2 सेलेक्ट करना है। 20 जो है वो टोटल सैम्पल है, वो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। और मुझे ये भी बता दिया कि आपने 2 जो हैं वो टोटल डिफेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो अब देखें, जब मैं 2 को जो टोटल है 20 उसमें से सिलेक्ट किया है 2, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टेड के अंदर कह रहा है कि वो दोनों के दोनों यूज़ हो गए हैं, तो लिहाजा मैं जब इसका कम्बिनेशन करूँगी तो आई विल गेट द आंसर 1। अब जब मैंने बी से करना है तो बी का क्वेश्चन है, आप ऊपर देखें तो वहाँ पे लिखा है 1 डिफेक्टेड, तो 1 डिफेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैं 20 में से 1 लेस कर दूँगी और 2 में से 1 कम कर दूँगी, जिसका मतलब है कि 1 जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो डिफेक्टिव है, बाकी जो बचेगा वो लिख लिया, ठीक है।
इसी तरह से अगर आप देखो आगे तो लिखा है 2 डिफेक्टेड, तो अब 2 डिफेक्टेड है तो इसका मतलब है आपने 20 के अंदर से 2 को जो है वो माइनस कर दिया, ऊपर 18 आ जाएगा, और 2 ही सिलेक्ट किया है तो 2 ही आप यहाँ पर लिख देंगे, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा कंडीशन विद सी आ जाएगी। तो अब इसका आंसर भी आपने निकाल लेना है, इन दोनों के आंसर्स भी निकाल देने हैं, इन दोनों के आंसर्स भी निकाल लेने हैं, आपस में आपने इनको डिवाइड करना है। यहाँ पर 1 बच गया था, यहाँ पे 9/10 था, इसको आप 0.9 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.805। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बताना है डिफेक्टेड के लिहाज से, ठीक है। तो मैं बायस रूल यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। आप बायस रूल को ज़रा देखें, बायस रूल क्या कहता है। ओके जी, बायस रूल में जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर रखा, बाकी तमाम प्रोबेबिलिटीज नीचे लिखा। जैसा कि कंडीशंस अभी आपने ऊपर निकालनी है, आपके पास तीनों कंडीशंस में मौजूद हैं, प्रोबेबिलिटी ए बी सी भी मौजूद है। आप सिंपल इन तमाम को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पार्ट ए। सिंपल बायस रूल इस पर अप्लाई किया है एंड आंसर यू गेट दैट इज़ 0.6315।